हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम है आप सभी का इस एडी एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 27 दिसंबर, 28 दिसंबर और 29 दिसंबर, मतलब आज सेकंड लास्ट क्लास है आपकी मैथ्स पेडागोजी की। इसके बाद बेटा हम लोग ईवीएस के बारे में बात करेंगे। और ईवीएस को हम ईवीएस में पेपर तो मैं करा चुका हूँ सारे, बस ईवीएस की मुझे एक क्लास लेनी है, मैराथन क्लास, जिसमें आपको मैं सारी थ्योरी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग लैंग्वेज की बात करेंगे और जल्द ही हम एसएसटी और मैथ प्लस साइंस भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चिंतित थे एसएसटी को लेकर और मैथ प्लस साइंस को लेकर, जो लोग चिंतित थे, तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे मैथ प्लस साइंस के, और एसएसटी के हम आपको कुछ मैराथन क्लास हैं दे देंगे जिसमें आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम 27 दिसंबर। बेटा अगर कोई विद्यार्थी पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आया है तो आप प्लेलिस्ट में जाए, और 2 मैं मैराथन क्लास ले चुका हूं जिसकी प्लेलिस्ट बना चुका हूं। ठीक है, यानी मैथ्स पेडागोजी की 2 मैराथन क्लास आप उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका बेस जो मजबूत होगा, कॉन्सेप्ट जो आपके क्लियर होंगे वो उसी क्लास से होंगे। ठीक है, तो बाकी इसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा। और मैंने ठीक है सारे क्वेश्चन करा दिए हैं बेटा, सीडीपी करा चुका हूं, ठीक है, ईवीएस करा चुका हूं, मैथ्स करा चुका हूं, सब कुछ करा चुका हूं। बस अब एक क्लास जो बची है वो बची है किसकी, थ्योरी वाली। इसके बाद हम लोग ठीक है लैंग्वेज की बात करेंगे। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो आज है बेटा 27 दिसंबर का पेपर, आज हम डिस्कस करेंगे। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन भाई, प्रिया, अनु, रवि अवस्थी। जो लोग पीडीएफ की बात कर रहे थे बेटा, सारी पीडीएफ हम लोगों ने अपलोड कर दी हैं। आप लोग एक बार एडी एप्लीकेशन जो है, एडी लाइव एप्लीकेशन है बेटा, उससे एक बार आप लोग डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद में वहां पर आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करें, कोई डाउट? चलो तो ये रहा बेटा आज का पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन भाई, सभी लोगों का वेलकम है सभी का। 27 दिसंबर का पेपर है बेटा, मैथ्स पेडागोजी है। 27 दिसंबर का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व कर दो। कैसे सर? जैसे मैंने आपको हमेशा क्लास में बताया है उस तरीके से आप इसे सॉल्व करो। चलो कौन कौन जुड़ गया है बेटा, शेयर जब करो सभी लोग। नेहा यादव, प्रियंका शर्मा, जारा सिद्दीकी, आ जाओ सभी लोग, आ जाइएगा जितने लोग जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, नीतू पाल, प्रिया पाल, आ जाओ। अन्नू बेटा सभी लोग, हाँ, जीएस मंत्रा, ममता, नीतू, बबीता, अन्नू, अजय, बीना, दिव्या, रोही, आरोही, मधु, धाकड़, आ जाओ बेटा सभी। दिव्या कटियार, शिवम कुमार। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं भाई आप लोग? और उम्मीद करते हैं कि अब तो बिल्कुल आप परिपक्व हो चुके हैं तैयारी को लेकर। फिर भी अगर बेटा कोई भी समस्या हो तो बेटा एक बार मुझसे जरूर डिस्कस करना, घबराना बिल्कुल नहीं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ मुझे ये समस्या आ रही है। एक बार मुझसे जरूर डिस्कस करना। चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मैथ्स पेडागोजी का। ये कह रहा है जीन पियाजे द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो, कौन सा कथन सही है बेटा? जीन पियाजे द्वारा। अब इस क्वेश्चन को तुम ऐसे ही उड़ा दो। कैसे सर, ऐसे कैसे उड़ा दे? ये बताओ क्या जीन पियाजे कभी समाज की बात करेगा? नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। किसकी बात करेगा? ज्ञान के निर्माण की बात करेगा, लेकिन समाज की बात कभी नहीं करेगा। अच्छा, जिसमें समाज दिख रहा है उसको अंडरलाइन कर लो, जिसमें समाज दिख रहा है उसको अंडरलाइन कर लो कि सर 2 में समाज दिख रहा है बेटा, 2 तो हटा दो, इसको हट गया, हटाओ इसको। हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें पता है कि प्याजे साहब कभी भी समाज की बात नहीं करते हैं, कभी कल्चर की बात नहीं करते हैं। 2 तो बेटा हट गया। अब रहा आपके सामने कौन सा? 2 ऑप्शन। अब आपको पता है कि प्याजे साहब कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं? ज्ञान का क्या करते हैं बेटा? ज्ञान का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं बेटा। क्या करते हैं? ज्ञान का निर्माण करते हैं। और बच्चे वो कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव लर्नर होते हैं और वो स्वयं क्या करते हैं? अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। राइट, यही है। चलो आप देख लेते हैं बेटा क्या सही होगा क्या होगा। देखो ये कह रहा है संख्याएं भौतिक ज्ञान में आती हैं। ये कह रहा है संख्याएं, ये बताओ क्या संख्याएं भौतिक होती हैं क्या? संख्याएं भौतिक नहीं है, हमने केवल समझने के लिए चीजों को हमने उनको रूप दे दिया है। ठीक है, ठीक है, संख्या भौतिक ज्ञान में आती है क्योंकि बच्चे संख्या और वस्तुओं को ठीक है गणना के माध्यम करके सीखते हैं। और ये क्या संख्या तर्क संगत गणितीय ज्ञान में आती है। बिल्कुल भाई, संख्याएं किस में आएंगी बेटा? मैथमेटिकल नॉलेज में आएंगी कि नहीं आएंगी? यानी संख्याएं गणितीय ज्ञान में आती हैं क्योंकि संख्याएं वे संबंध है जिनकी रचना बच्चा मन में करता है। कहां करता है? यानी प्याजे साहब क्या कहते हैं कि बच्चे स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करते हुए चलते हैं। ठीक है, और कहां करते हैं? वो अपने मन में करते हैं। तो क्या ऑप्शन बनेगा बेटा आपका? C4 चेन्नई बनेगा। राइट, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन। चलो हाँ, सेकंड क्वेश्चन है बेटा। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं।
पहले क्वेश्चन को समझिएगा बेटा, फिर आप लोग आंसर पे चलना। पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। इधर आओ। ये कह रहा एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न भुजाओं वाले वर्गों के कटआउट देती है। भाई विभिन्न भुजाओं वाले दे दिए उसने, कितने दे दिए? विभिन्न भुजाओं वाले। चलो क्या कह रहे? कटआउट देती है, यानी विभिन्न भुजाओं के माप वाले वर्गों का कटआउट देती है। वह उनको ग्राफ पेपर पर वर्गों को रेखांकित करने और रेखा वर्ग बनाने के गिनने के लिए कहती है। जैसे उसने कहा, मान लो ये बना दिया और कह रही बताओ बेटा इसमें कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, ये पता करिएगा। मान लो उसने कह दिया बेटा कि पता करिएगा बेटा इसमें कितने जो हैं वो वर्ग हैं, ठीक है, राइट, कितने इसके अंदर वर्ग हैं, ये उससे कह दिया गया। मान लो उसको गिनने को दे रही है, ठीक है। यहां पर क्या किसकी बात हो रही है? गिनने की बात हो रही है। अच्छा ये बताओ, उदाहरण तो उसके सामने दिए गए हैं, बच्चों के सामने क्या कह रही है? उदाहरण दे दिया कि बेटा ये आपके सामने उदाहरण है, ठीक है, ये आपके सामने क्या दिया गया? वर्ग दिए गए हैं। अब आपको काउंट करना है, यानी बच्चे क्या करेंगे? एग्जाम्पल उनके सामने हैं, एग्जाम्पल बेटा उनके सामने हैं। अब वो कह रहा है कि गणना करिएगा कि कितने इसके अंदर वर्ग हैं, यानी कि उदाहरण उसके सामने प्रस्तुत कर दिए। तो इसका मतलब है कि वो कौन सी मेथड्स का यूज कर रही है बेटा? उदाहरण किस में दिए जाते हैं? पहले बेटा उदाहरण किस में दिए जाते हैं? तो आप कहोगे सर उदाहरण तो सबसे पहले कौन सी मेथड में दिए जाते हैं? आगमन विधि में दिए जाते हैं। उदाहरण किस में दिए जाते हैं बेटा? यानी उदाहरण से जो नियम है वो किस मेथड का फॉर्मूला है? उदाहरण से जो नियम है वो किस मेथड का है? वो इंडक्टिव मेथड्स का फॉर्मूला है, ठीक है। और नियम सबसे पहले किसमें बताए जाते हैं बेटा? जब रूल्स की बात की जाएगी, नियम की बात की जाएगी, नियम से उदाहरण बेटा, नियम से जब उदाहरण की बात की जाएगी तो फिर कौन सा आएगा? हमारा डिडक्टिव आ जाएगा, निगमनात्मक आ जाएगा, राइट। आगे बढ़े तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बेटा। लाइक और शेयर करते रहिएगा, बहुत बढ़िया बेटा। कल भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था ना, कल भी एक प्रौद्योगिकी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि गणित के शिक्षण और अधिगम में हम प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अच्छा ये बताओ, गणित को सिखाने के लिए अगर हम टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज करते हैं तो बताइएगा टेक्नोलॉजी का यूज करने से क्या होगा? गणित को सीखना या गणित की जो एब्स्ट्रैक्ट क्रियाएं हैं, ठीक है, उनको थोड़ा समझना आसान होगा, राइट, होगा कि नहीं होगा? अगर हम तकनीक का अगर हम गणित में प्रयोग करें तो क्या होगा? गणित को सीखना आसान होगा, ठीक है। चीजें हमारे लिए कुछ चीजें क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि आज हम एक जियोजेब्रा का यूज करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, जियोजेब्रा के द्वारा हम ज्यामितीय आकृतियां बच्चों को एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम उनको सिखाते हैं। अलजेब्रा हुआ, ज्योमेट्री हुई, ठीक है, तो ये एक जियोजेब्रा के माध्यम से हम उनको बच्चों को सिखाते हैं, राइट, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन सा है। ये कह रहा है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग गणित के अध्याय के महत्व को कम कर देता है। ये कह रहा है कि अगर हम टेक्निकल चीजों का यूज करते हैं तो गणित के महत्व को कम कर देता। नहीं बेटा, ठीक है, बल्कि और हम गणित में और चीजों को सीखेंगे तो और गणित का महत्व बढ़ेगा, कम नहीं होगा बेटा। यानी ये फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा क्या है बेटा? फॉल्स है, यानी इनकरेक्ट है। सेकंड पॉइंट है कि प्रौद्योगिकी गणित नहीं है, यह केवल गणित को करने की एक मेथड्स है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि ये क्या है? केवल एक मेथड्स है। चलो देखो, प्रौद्योगिकी गणित नहीं है भाई, टेक्निकल गणित नहीं है, सही बात है, टेक्निकल गणित थोड़ी है। टेक्निक का यूज करके गणित को हम आसान कर, देखो आज का हम जो तकनीकी चीजों का यूज कर रहे हैं तो तकनीकी गणित का क्या है? गणित नहीं है, बस हम उसको यूज ये करा है कि प्रौद्योगिकी गणित नहीं है, ये केवल गणित को करने की एक मेथड से। बिल्कुल सही कह रहा है कि इसके द्वारा हम गणित को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये हमारी का एक मेथड्स है। आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कारण छात्र पर्याप्त प्रश्नों का अभ्यास नहीं करेंगे। ये ऑप्शन तो हमारा क्या है बेटा? इनकरेक्ट है कि अगर हम टेक्निकल चीजों का यूज करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इसका बेटा कोई रिलेशन नहीं बन रहा है यहां पर। ये कह रहा है प्रौद्योगिकी उपयोग से गणित में अन्वेषण और खोज के क्षेत्र कम हो जाएंगे, बल्कि बेटा बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। यानी कि ऑप्शन हमारा बेटा नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। यानी क्या बनेगा बेटा? हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट बनेगा, ठीक है। चलो, तो एक पॉइंट याद रखोगे कि सर ठीक है, प्रौद्योगिकी जो है वो
गणित नहीं है, ये एक मेथड्स है। तो याद रखिएगा ये एक मेथड्स है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, गणित को सॉल्व करते हैं, आसान कर लेते हैं। चलो ये रहा बेटा आपके सामने क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है बेटा जो मैंने आपको एक क्लास में करवाया था, बट इसका क्वेश्चन थोड़ा कुछ और है, ये आपको बताना है। चलो ये इसका क्वेश्चन कुछ और है, क्वेश्चन पहले पढ़िएगा अच्छे से, फिर आप लोग इसका आंसर करिएगा। चलो देखते हैं क्या बनेगा बेटा। फर्स्ट देखिएगा, एक प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापक ने योग पर आधारित निम्नलिखित, ठीक है, योग पर आधारित निम्न 2 शाब्दिक प्रश्न श्यामपट्ट पर लिखे। पहला क्वेश्चन क्या था, एक थैले में बेटा, एक थैले में 11 गेंदें हैं और दूसरे थैले में 14 गेंदें हैं, कुल मिलाकर कितनी गेंदें हैं? बेटा एक में 11 एक में 14 हैं, दोनों को मिलाएंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, समुच्चयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, समुच्चयन बन जाएगा। राइट, पढ़ाया था इस क्लास में बेटा, इससे पहले की क्लास में पढ़ाया था। अब ये नहीं कह सकते सर नहीं पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था कि जब जब 2 वस्तुओं को आपस में मिलाने की बात की जाएगी तो वो समुच्चयन कहलाता है। अच्छा, एक खिलौना कार का मूल्य कितना बेटा, 245 रुपए है। यदि मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि हो जाए तो खिलौना का नया मूल्य क्या होगा? बेटा नया मूल्य क्या होगा, 50 रुपए की वृद्धि हो जाए तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये संवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? जब मूल्य में वृद्धि हो जाए तो वो क्या कहलाता है बेटा, संवर्धन कहलाता है। चलो अच्छा ये बताओ, इन दोनों केस में कहीं माइनस हुआ है? किसी में कोई माइनस हो रहा है? नहीं हो रहा सर, कि यहां पर 11 और 14 को आपस में जोड़ोगे तो प्लस ही हो रहा है। राइट, प्लस हो रहा है। सेकंड में भी क्या किया गया है, प्लस ही किया गया है। राइट, प्लस ही किया गया है। तो पहला कह रहा है कि छात्र गणितीय योग की संरचना को समझने में योग की, क्या कर रहा है, योग की अवधारणा का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में पहचानने में सक्षम होने में ये कह रहा है कि आधारित उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में पहचानने में सक्षम होना चाहिए। दूसरा कह रहा है छात्र योग और व्यवकलन। बेटा व्यवकलन तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया, क्यों? क्योंकि दोनों केस में प्लस ही किया गया है। ठीक है, व्यवकलन का मतलब होता है बेटा घटाव, व्यवकलन का मतलब होता है घटाव। तो सर सब्ट्रैक्ट तो बन नहीं सकता, इसको तो यहीं काट दो, इसको तो आप आगे ना पढ़ो तो ही बेटर है कि सर योग और व्यवकलन, योग है व्यवकलन नहीं है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो बी ऑप्शन कट गया। योग पर दी गई केवल 2 परिस्थितियों की प्राथमिक स्तर पर योग की संरचना पढ़ाने के लिए पर्याप्त है। देखो पर्याप्त शब्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि ये 2 चीजें बताएं तो क्या योग की अवधारणा का विकास हो सकता है, क्या बच्चा योग सीख सकता है? तो ये कह रहा है कि अगर हम ये 2 ही चीजें बच्चे को बता दे तो एक योग का कॉन्सेप्ट जो है वो प्राइमरी लेवल पर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शन भी हमारा क्या है बेटा, इनकरेक्ट है। ये कह रहा है देखो जहां केवल शब्द लगे बेटा, मैंने हमेशा बताया कि जब केवल शब्द लगे कहीं ना कहीं वो हमको क्या कर रहा है, किसी एक चीज को एम्फसाइज कर रहा है, और हमें एक चीज को एम्फसाइज नहीं करना है। दिए गए शाब्दिक प्रश्नों का लक्ष्य केवल शाब्दिक प्रश्नों में विविधता का योग देना है। ठीक है, कह रहा है केवल उसको वर्ड प्रॉब्लम सिखानी है, बस ओनली वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहा है, तो ये भी गलत है। केवल वर्ड प्रॉब्लम नहीं सिखानी है। ठीक है, हम वर्ड प्रॉब्लम के द्वारा बच्चों को कई सारे कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, तो केवल हमारा वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑप्शन क्या बनेगा बेटा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या बनेगा बेटा, सही बनेगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये रहा बेटा आपके सामने 5वां क्वेश्चन। चलो ये क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है। बेटा गणित का मतलब क्या होता है? गणित का मतलब कि जहां पर कैलकुलेशन हो, जहां पर गणितीय संक्रियाएं हो रही हो, ठीक है, जहां पर कैलकुलेशन हो रहा हो, जहां पर मापन हो रहा हो, वहां बेटा गणित हो रहा है। अगर बेटा हम खाना बनाते समय अगर हम कह रहे हैं कि बेटा तुम 4 चपाती खाओगे, तुम 2 चपाती खाओगे, तो ये भी तो बेटा गणित है। अगर बच्चा खेल रहा है, खेल के दौरान अगर वो कह रहा है मुझे इतना रन बनाने हैं, मुझे इतना खेलना है, इतना गेंद और बाकी, तो ये भी तो बेटा गणित है। बच्चा घर से देखते हुए चल रहा है कि भैया अभी तो 9 बज गए, ठीक है, तो ये भी तो बेटा गणित है। तो ये कह रहा है कि गणित कौन सी स्थिति में है, यानी कि ये कह रहा है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहां, कहां पर होता है? पहला पॉइंट है, देखो छात्र प्रश्नों का हल पेपर पेंसिल तकनीक करने में सक्षम है। अगर वो एक ऑब्जेक्टिव यानी पेपर पेंसिल तकनीक का मतलब होता है कि जहां बच्चों को लिमिटेड कर दिया जाए और वहां अगर वो उसका उत्तर दे पा रहे हैं। देखो पेपर पेंसिल को मैं नेगेटिव क्यों लेके चलता हूं, क्योंकि पेपर पेंसिल का मतलब होता है कि बच्चे के लिए एक ऐसा प्रश्न पत्र बनाना जिसमें संख्या सीमित हो, ठीक है, वहां बच्चे अपने विचारों को ऐड ना कर पाए, ठीक है, तो वो क्या होता है बेटा, वो पेपर पेंसिल होता है। बल्कि गणित का मतलब ये नहीं है कि जहां पर हमारे विचार लिमिटेड हो जाए, सीमित हो जाए। इसलिए बेटा जब कभी भी अगर आपको सीटेट के एग्जाम में अगर ये ऑप्शन नजर आ जाए पेपर पेंसिल, तो किसी भी कंडीशन में
किसी भी कंडीशन में ये बेटा सही नहीं होगा। इसको आप लिख लो कि सर ये तो नेगेटिव है, इसको तो मैं देखते ही क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, बिल्कुल हटा दूंगा। बिल्कुल ये कह रहा है कि सूत्र और कार्य विधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्र गणित पढ़ रहे हैं। ये कह रहा है कि अगर सूत्रों का प्रयोग हो रहा है तो गणित कर रहे हैं, और अगर सूत्रों का प्रयोग नहीं हो रहा तो गणित नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है बेटा, सूत्रों को पढ़ना केवल गणित नहीं है, सूत्रों से आगे भी गणित है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये भी इनकरेक्ट है। ये कह रहा है छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों के भाग जैसा देखते हैं तथा वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल सही है। अगर बच्चा अपने दैनिक जीवन में, जैसे वो मार्केट गया, 10 रुपए उसको दुकानदार को दिए, कहा मुझे 4 रुपए की सामान दे दे बेटा, और 6 रुपए मुझे वापस चाहिए, 6 रुपए मुझे वापस चाहिए, इसका मतलब बेटा ये क्या है, गणित है। हमने सिखाया कि अगर तुम किसी को 10 रुपए दोगे, अगर अब तुमको बेटा इतने का सामान लेना तो इतना तुमको वापस लेना है, तो ये भी तो क्या है बेटा, एक गणित है। इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, ये भी तो एक गणित है। ये तो बेटा कह रहा है परीक्षा में, गणित की परीक्षा में छात्र सफलतापूर्वक प्रदर्शन करते हैं तो गणित नहीं। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई कल भी एक क्वेश्चन आया था इसके ऊपर कि गणित में पजल्स जो होती हैं बेटा, ये क्वेश्चन इसका बेटा ऐसे आपको आंसर देना है, ठीक है। पजल्स जो होती हैं, कहानियां और पजल्स, बेटा मेरी कुछ क्लास हैं जो आप लोग वॉच कर लेना, काफी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, फिर भी आप सुन लीजिएगा। कहानी और कविताएं, ठीक है, और पहेलियां क्यों दी जाती हैं, इससे बच्चों की सोचने समझने की शक्ति विकसित होती है, इससे गणित के प्रति रुचि विकसित होती है, ठीक है, इससे बच्चे की इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है, ठीक है, समस्या समाधान के कौशल उनके अंदर बिल्ड होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, पहला कह रहा है कि गणितीय और रोजमर्रा के विवेचन के बीच संबंध स्थापित करना। बिल्कुल, हम गणितीय खेल और ठीक है पहेलियों का जो यूज है वो हम इसके लिए करते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। ये कह रहा है बच्चों को गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति, जैसा कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि गणित के प्रति एक पॉजिटिव क्या हो, एटीट्यूड उनके अंदर आ जाए, ठीक है, तो ये भी हमारे लिए सही है। ये क्या कह रहा है, अध्यापक का कार्य कम करने में, बेटा टीचर का कार्य कम करने के लिए पजल्स नहीं होती हैं, यानी टीचर का उद्देश्य नहीं होता है कि भैया बच्चे का जो टीचर का मतलब पजल्स का या स्टोरीज का मतलब या खेल मतलब जो गणितीय खेल होता है उनका उद्देश्य ये नहीं होता है कि टीचर को, ठीक है, जो वर्क को कम किया जाए। ऑप्शन हट गया। बेटा कक्षा में अनुशासन बना, एक चीज याद रखिएगा, आपने इतने क्वेश्चन लगा लिए, एक भी कोई भी एक भी ऑप्शन ऐसा सही हुआ है जिसमें अनुशासन दिया, बेटा हमारा उद्देश्य अनुशासन नहीं है कराना, या क्लास में अनुशासन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां लर्निंग हो रही है, ठीक है। अनुशासन तो अपने आप होगा, अगर लर्निंग होगी तो अपने आप अनुशासन होगा। तो बेटा हमारे दो ही सही हैं, इसका मतलब हमारा राइट ऑप्शन क्या बनेगा, हमारा पहला और दूसरा बनेगा, इसका मतलब हमारा यही ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़े, नेक्स्ट पढ़ते, चलो आ जाए अगले क्वेश्चन में। थोड़ा स्पीड पकड़े बेटा, सभी लोग जुड़ गए ना। चलो अब पढ़ाता हूं मैं, अपनी स्पीड आ जाओ। 7 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, पैटर्न प्रतिमान एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा क्यों है, बताओ। हम बच्चों को प्राइमरी लेवल पर बेटा हम बच्चों को पैटर्न पढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये पैटर्न एक महत्वपूर्ण अवधारणा क्यों मानी गई, बताओ। बच्चों को हम अलग अलग पैटर्न बताते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं उनको बताते हैं, ठीक है, ये वस्तु इस आकार की है, ये वस्तु इस आकार की है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्राइमरी लेवल पर ये क्यों एक महत्वपूर्ण, एक इंपोर्टेंट, एक पार्ट माना गया है, इसके पीछे का आपको रीजन बताना है, ठीक है। पहला पॉइंट कह रहा है कि भैया पैटर्न देखने में क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, इसलिए पैटर्न को बनाने के लिए विविध सामग्री का यूज किया जाता है, या पैटर्न अनेक प्रकार से बनाए जा सकते हैं, या पैटर्न अधिगमकर्ताओं में बीज गणित की अवधारणाओं को क्या करते हैं बेटा, विकसित करते हैं। अगर बेटा पैटर्न अगर नहीं समझ पाएगा बच्चा, अगर पैटर्न नहीं समझ पाएगा तो क्या हो पाएगा बेटा, फिर उसके अंदर फिर क्या ज्योमेट्री का विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर बच्चा पैटर्न नहीं समझ पाएगा तो बेटा ना तो वो ज्यामिति सीख पाएगा, ना वो ज्यामिति सीख पाएगा, ना उसके अंदर अलजेब्रा का विकास होगा। इसलिए हम उसको विभिन्न विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिखाते हैं कि बेटा ये एक आकृति है, ये एक आकृति है, ठीक है, ये एक आकृति, इस प्रकार की आकृति बताते हैं। इससे बच्चे के अंदर क्या हो, इन अवधारणाओं का विकास हो, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, डिफॉल्ट डेली बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ये रहा आपके सामने 8 क्वेश्चन। आ जाओ। 8 क्वेश्चन कह रहा है कि गणित के शिक्षक ने छात्रों के सामने निम्नलिखित 4 प्रश्न रखे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर बेटा सोच समझ कर देना है। चलो हाँ, जो गणितीय विद्यार्थियों को तुरंत आंसर दे देंगे, हाल ही झटके से आंसर आ जाएगा, अभी तक तो गर्दा उड़ा देंगे बिल्कुल। रोहित, प्रियंका, अनम, अर्चना राजपूत, बेटा जितने लोग जुड़े हैं भाई, प्रहलाद कुमार, हाँ प्रियंका शर्मा, जितने लोग जुड़े हैं, नैन्सी, दिव्या, नीतू, शिवानी, पिंकी,
जितने लोग जुड़ गए हैं भाई, बिट्टू एमपी टेट बेटा, हाँ, नीतू, अर्चना, शिवानी बेटा, केवीएस की वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन बेटा आप लोग फॉर्म नहीं डाल सकते। देखते हैं अभी क्या चलता है, अगर क्या होता है उसका, क्योंकि उसमें सीटेट क्वालिफाई मांगते हैं। फिर भी हम देखते हैं क्या होगा। अभी क्लियर, एक बार नोटिफिकेशन आ जाए बेटा ऑफिशियल साइट पर, फिर हम लोग इसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, चलो, हाँ, क्या बनेगा भाई, नीतू, चलो बहुत बढ़िया। दिव्या का कहना है कि सर ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। बेटा अभी देखते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हम करेंगे। इधर देखते हैं, ये कह रहा है एक शिक्षक ने, एक गणित के शिक्षक ने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए कोई भी 4 अलग अलग अंकों का उपयोग करो, परंतु शर्त है कि, ठीक है, परंतु अलग अलग अंकों का उपयोग करो, परंतु शर्त है कि क्या कह रहा है कि अंक 6 सदैव इकाई के स्थान पर होना चाहिए। ये कह रहा है कि आप अलग अलग अंकों का प्रयोग करो, कोई भी 4 अलग अलग अंकों का प्रयोग करो, परंतु शर्त है कि क्या होगा कि इकाई के स्थान पर क्या होगा बेटा, 6 नंबर, ये नहीं होगा, क्या होगा बेटा, 6 होगा। समझ में आ गया, क्या होगा बेटा, 6 होगा। अब देखते हैं बेटा इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, अभी पता चलता है। चलो, बहुत बढ़िया, अभी समझते हैं बेटा क्या बनेगा इससे। ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया कि कोई भी 4 अलग अलग अंकों का उपयोग करो, परंतु शर्त है कि सदैव क्या होगा बेटा, यानी कि ये कह रहा है कि 6 के स्थान पर, तो यानी इकाई के स्थान पर तो 6 फिक्स हो गया। अब एक प्लेस ये है, एक प्लेस ये है, इस प्लेस पर आप कोई भी क्या कर सकते हैं बेटा, प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, छोटी और बड़ी संख्या बनाने के लिए। यहां तक समझ में आएगा बेटा। अब ये कह रहा है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आंसर आए हैं, जैसे कि अभी देख पा रहा हूं, बिल्कुल जया, अन्नू, हाँ, यहां तक तो बेटा कोई डाउट नहीं है इस पॉइंट तक। ठीक है, 27 वाला पेपर हमारा चल रहा है। अच्छा ये बताओ, जैसे कल एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, कल के क्वेश्चन में क्या कंडीशन थी? कल के क्वेश्चन में कंडीशन ये थी कि उसमें ये कहा गया था केवल कि बड़ी और छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी थी। कौन सी ज्ञात करनी थी? बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात करनी थी। चलो, अब अलग अलग उपयोग करिए, परंतु शर्त है कि से क्या होगा, ये होगा। अगर बेटा हमसे क्वेश्चन ये कहा जाता कि सबसे छोटी संख्या, तो अगर हमसे ये क्वेश्चन ये कहता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो हम 1000 बताते, राइट। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या होती, तो 9999 बताते। ठीक है, और यहां क्या रख देते बेटा, कह रहा है कि इकाई के स्थान पर क्या होगा, 0 होगा, और इसके स्थान पर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कोई भी 4 अलग अलग अंकों का उपयोग करिएगा, कोई भी उपयोग हम कर सकते हैं, यानी यहां पर हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका बेटा जो ऑप्शन आंसर जो बनना चाहिए था, वो हमारा क्या बनेगा, क्लोज बनेगा कि ओपन। सर इसके तो ढेर सारे उत्तर आ सकते हैं ना, इसके आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, कि सर इसके तो ढेर सारे उत्तर आ सकते हैं। ठीक है, आ सकते हैं। अच्छा, क्लोज कब होता, क्लोज में अगर ये और नहीं होता तो क्लोज आंसर उसका ही होता। लेकिन बट बेटा इसका जो सीटेड ने जो इसका जो आंसर माना है, सीटेड ने जो इसका आंसर माना है, इसका आंसर क्लोज माना है। क्या माना है? सीटेड ने इसका माना यानी यूनिक उत्तर माना है। ठीक है, क्या माना है बेटा? यूनिक उत्तर माना है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन माना है सही। यानी यूनिक का मतलब बेटा क्लोज एंडेड माना है। क्या माना है? अन्य का मतलब होता है बेटा, अन्य का मतलब होता है यूनिक माना है। तो ये वर्ड याद रखिएगा, दोबारा भी आप इसको सामना करेंगे इस चीज का। ठीक है, हाँ, तो सीटेड ने इसका आंसर क्या माना है, बल्कि यहां पर ये कह रहा है कोई भी हम यूज कर सकते हैं बेटा, कोई भी। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम कोई भी 4 अंक यूज कर सकते हैं, यानी कोई भी 4 अंक अलग अलग अंकों को प्रयोग करिएगा, परंतु शर्त है कि क्या कर सकते हैं, क्या बनेगा, यानी उसका इकाई। तो बेटा कुछ भी ले लीजिएगा, जैसे हमने ये ले लिया, 2 ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये भी बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता? अच्छा, बड़ी बनाकर देखते हैं हम लोग। ठीक है, कि सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है। अच्छा सॉरी एक बार देख लेते हैं कहीं हम गलत तो नहीं है। इधर देखिएगा, देखो हमने इकाई अंक फिक्स कर दिया, 6 कर दिया। अच्छा इधर देखते हैं बेटा, 1 मिनट रुक जाइएगा, इसका क्लोज ही बनेगा। अब समझ में आया, देखिए 6 फिक्स कर दिया हमने, यहाँ पर 6 फिक्स कर दिया गया। अब 6 फिक्स कर दिया गया तो कोई भी ले सकते हैं। तो बेटा कितना ले सकते हैं? बड़ी बनानी है, सबसे बड़ी बनानी है। तो बड़ी बनानी है तो बेटा 9 ही ले सकते हैं, 10 तो ले नहीं सकते, राइट। अब आया समझ में बेटा, 9 बड़ी बनानी है
तो अब क्या बनेगा, 9 तो फिक्सर है, यहां तो 9 ही आएगा, यहां भी तो 9 आएगा बेटा, क्योंकि बड़ी बनानी है ना, एक छोटी बनानी है। तो एक यहां फिक्स होगा, अब यहां फिक्स हो गया। अब यहां हम जो बनाएंगे वो भी तो फिक्स हो जाएंगे बेटा, वो भी क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी अनलिमिटेड तो नहीं आएगा आंसर, अनलिमिटेड तो नहीं बनेगा सर कि यहां भी छोटी कहेंगे तो यहां फिक्स कर दो। अब यहां जो अंक आएंगे, यहां पर जो अंक आएंगे बेटा वो भी फिक्स ही हो जाएंगे, ज्यादा अनलिमिटेड तो नहीं बनेंगे, अनलिमिटेड नहीं बनेंगे। इसलिए बेटा इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन हमारा सही है, यानी क्लोज ही बनेगा बेटा, इसका क्लोज ही बनेगा। समझ में आ गया, इसका क्लोज ही बनेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या है हमारा, जो ऑप्शन है बेटा वो सी बिल्कुल सही है, वो सी टाइट बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह। ठीक है, लेकिन अनलिमिटेड बनते तो फिर आंसर क्या होगा, क्या बन जाता, अनलिमिटेड बनते तो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एक बड़ी बनाओ एक छोटी बनाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। हाँ, 9 क्वेश्चन है कि छात्रों द्वारा, ठीक है, दैनंदिन मतलब जनरल लिखना है, यानी जनरल अपने दिन के कारणों को लिखना है। जनरल लिखना मतलब दिन के कारणों को लिखना है, गणितीय मूल्यांकन के एक उपकरण की तरह जो कि केंद्रित है। अब बच्चे के जो दिन के जो कार्य हैं वो लिख रहा है, उनको हमें गणित के मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं उनके द्वारा। ठीक है, उस चीज को कैसे हम उस चीज का मूल्यांकन कर सकते हैं, यानी गणित के मूल्यांकन के एक उपकरण की तरह है, हम उसका यूज कर सकते हैं। यानी बच्चे जो जर्नल लिख रहे हैं, यानी दैनिक जीवन के कारणों को लिख रहे हैं, उनको हम कैसे एक असेसमेंट के रूप में हम उनको ले सकते हैं, ये कह रहा है। पहला कह रहा है कि छात्रों को प्रोत्साहित करें कि भी गणित के शिक्षण और अधिगम से संबंधित समस्याओं को क्या करें, प्रेजेंट करें। यानी हम ये कहें बच्चों से कि बेटा आप गणित से संबंधित चीजों को क्या करें बेटा, प्रस्तुत करें, तो क्या होगा हमारा, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा पॉजिटिव है। ये कह रहा है कि कक्षा में छात्रों के सामने आने वाली सामान्य समस्याओं को क्या करें बेटा, सामान्य समस्याओं को क्या करें, प्रस्तुत करें, गलत है। ये कह रहा है कि छात्रों की गणितीय भाषा को सुधारने पर बल दें हम इसको, बिल्कुल बेटा ये हमें नहीं करना है बच्चे, हमें अवसर हम दे सकते हैं उसके लिए। ये कह रहा है छात्रों को प्रश्न हल करने के कौशल के सुधारने पर बल देना है। तो हमारा सबसे पॉजिटिव जो आंसर है बेटा, सबसे पॉजिटिव कि छात्रों को प्रोत्साहित करें, यानी हम उनको क्या इंकरेज करें, ठीक है, कि टीचिंग यानी लर्निंग की जो संबंधित है, यानी लर्निंग से संबंधित जो चीजें हैं बस उन्हीं को क्या करें, वो प्रतिबंधित करें। ठीक है, मतलब उनको प्रेजेंट करें, ठीक है, प्रस्तुत करें उससे। तो ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारे सामने 10 क्वेश्चन आपके सामने। चलो, ये कह रहा है एक, हाँ यहां बेटा आपको आंसर ऐसे देना है, इस प्रकार से वही है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ज्यामिति वाला क्वेश्चन है, बेन हिले वाला क्वेश्चन है। अब आ जाएगा बेन हिले वाला क्वेश्चन है, बेन हिले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कह रहा प्रारंभिक विद्यालय में गणित के अध्याय ने, ठीक है, यानी प्रारंभिक विद्यालय में गणित के अध्यापक ने, यानी जो गणित का जो टीचर है उसने निर्णय लिया कि वह ज्यामिति आकृति पर एक क्या बनाएगा, योजना बनाएगा, एक लेसन प्लान तैयार करेगा, यूनिट लेसन प्लान बनाएगा। उसने निम्नलिखित प्रत्याशित अधिगम परिणाम लिखे। अब वो एक लेसन प्लान बना रहा है और लेसन प्लान के लिए उसने निम्नलिखित चीजों को लिखा यहां पर कि विविध आकृतियों की पहचान करना, विविध आकृतियों के बीच में अंतर बनाना, ठीक है, आकृतियों की भुजाओं और कोण और शीर्षों की पहचान करना, निम्नलिखित में से ज्यामिति के चिंतन के स्तर का है वो कौन सो का आकलन कर रहा है। अब सुनो, पहला पॉइंट, आकृतियों की पहचान करना बेटा। जब बच्चा दो आकृतियों की पहचान करता है, जैसे ये कहता है कि ये समोसा है, ठीक है, समोसा है, और ये त्रिभुज है, यानी वो कहता है कि त्रिभुज जो होता है, यानी त्रिभुज को देखकर कहता है कि ये तो समोसा है। तो आकृतियों को पहचान करना विजुअलाइजेशन है बेटा। क्या कर रहा है, विजुअलाइजेशन कर रहा है। आकृतियों को पहचानना उनकी बनावट के आधार पर विजुअलाइजेशन है। पहला पॉइंट किसका है बेटा, विजुअलाइजेशन का। विविध आकृतियों के बीच में डिफरेंस करना बेटा क्या है, एनालिसिस है। क्या है बेटा, एनालिसिस है। ठीक है, मैंने 3 वर्ड बताए थे आपको, अंतर करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना। ठीक है, आगे कह रहा आकृतियों की भुजाओं के कोण और शीर्षों को पहचानना। बच्चे यानी कि विश्लेषण में ही वो क्या करने लगते हैं कि अगर आप उनके सामने कोई आकृति दोगे और उनके कोणों को वो आपस में क्या करने लगेगा, वो पहचानने लगेगा। यहां पर किसमें, विश्लेषण में ही बेटा, विश्लेषण में ही वो कोणों को भी पहचानने लगता है। तो यहां पर 2 चीजों की बात की गई है, यानी विजुअलाइजेशन और एनालिसिस की बात हो रही है। तो आप देखते हैं बेटा हमारा राइट ऑप्शन क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा यहां पर, ठीक है, यानी किसका बनेगा, यानी विश्लेषण स्तर हमारा बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया, केवल विश्लेषण दिया है, तो विश्लेषण हमारा बन जाएगा। राइट, चलो आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, ये है बेटा 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में संख्या के बोध 10 तक का विकास करने के लिए अंतिम चरण होगा। अब हमें 10 तक का विकास करना है बेटा, तो अंतिम चरण क्या होगा? संख्याओं का क्रम का अधिगम कराना, संख्याओं को पढ़ने और लिखने का अधिगम कराना, ठीक है, संख्याओं को उनके नाम के साथ गणना कराना, और एक दी गई संख्या से पहले और बाद में क्या आता है इसका अधिगम कराना। बेटा क्या होगा बोलो, हमें 1 से 10 तक की चीजों को हमें बताना है, तो बस ये बताइएगा इसका क्या बनेगा। चलो, तो अंतिम चरण क्या होगा? ठीक है, अंतिम चरण पूछ रहा है, देखो संख्याओं के क्रम का ठीक है अधिगमन कराना, ठीक है, क्रम बताना, ये तो भाई शुरुआती चरण है। हम लास्ट चरण क्या होगा? हम ये बताएंगे कि बच्चा संख्याओं को लिखने लगा और पढ़ने लगा। अगर वो लिखने और पढ़ने लगा, देखो तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि संख्याओं को उनके नाम के साथ गणना करने का अधिगम। बेटा ये तो शुरुआती चरण होता है, ये तो शुरुआती चरण है, शुरुआती चरण है, ठीक है, कि संख्याओं को उनके नाम के साथ गणना करना, कि 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, ये शुरुआती अंतिम चरण नहीं है, ये तो शुरुआती चरण यही होता है बेटा। शुरुआत में बच्चों को यही बताते हैं, यानी वो संख्याओं को उनके नाम के साथ गणना करता है, तो सी ऑप्शन कट जाएगा। लास्ट क्या बनेगा कि हम पढ़ना और लिखना उसको बताते हैं, कि संख्याओं को वो लिखने लगा और पढ़ने लगा, ठीक है, ये हमारा लास्ट होता है। तो वी ऑप्शन होता है हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्या बनेगा? बी बनेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ। ये रहा बेटा आपके सामने क्वेश्चन, ऐसे है, थोड़ा नीचे चला गया। हाँ, ये है, एक शिक्षक ने बच्चों को निम्नलिखित अधिविन्यास दिया। अधिविन्यास का मतलब होता है बेटा होमवर्क देना। अधिन्यास दिया है। अधिन्यास का मतलब होता है होमवर्क, ठीक है, अधिन्यास मतलब होमवर्क, कि भैया एक शिक्षक ने बच्चों को एक निम्न होमवर्क दिया है। तुम्हारा मित्र कक्षा में अनुपस्थित था, मतलब क्या था कि तुम्हारा जो मित्र था वो क्या था, क्लास में प्रेजेंट नहीं था, उसका क्षेत्रों और परिणामों का पाठ छूट गया। कौन सा पाठ छूट गया? क्षेत्रों और परिणामों का पाठ छूट गया। उसे एक पत्र या व्याख्या करते हुए लिखो। यानी अब टीचर ने होमवर्क दिया, ठीक है, कि बेटा उसे एक पत्र या व्याख्या करते हुए, ठीक है, लिखो कि दोनों में क्या अंतर है। अब सुनो, टीचर क्या कह रहा है? टीचर ने मतलब होमवर्क दिया, होमवर्क में क्या लिखा हुआ था? होमवर्क में क्या था कि तुम्हारा मित्र कक्षा में प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, और क्षेत्र और परिणामों का पाठ उसका छूट गया। अब आगे कह रहा उसे ये पत्र उसे एक पत्र या व्याख्या करते हुए लिखो। मतलब उसे कह रहा है कि तुम उसे एक पत्र लिखो, ठीक है, कि दोनों में क्या अंतर है, यानी कि क्षेत्र और परिणाम में। अब यहां पर टीचर का उद्देश्य बच्चे को पत्र लिखाना नहीं है। क्या करना है? पत्र लिखाना नहीं है, पत्र लिखाना नहीं है। वो उन दोनों के बीच में ये जानना चाहता है कि बच्चे के अंदर इसकी अवधारणा का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। आगे कह रहा है लिखो कि दोनों में क्या अंतर। आप चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। गणित में इस प्रकार के प्रश्न देने का क्या उद्देश्य है बताओ। पहला ऑप्शन है बेटा आपके सामने। अच्छा, अब देखते हैं। पहला ऑप्शन है, ऐसे करके पढ़िएगा, कि पढ़ाई गई अवधारणा के बारे में बच्चों की समझ जानना। बिल्कुल सही है, यानी कि टीचर ये जानना चाहता है कि बच्चे को इसकी समझ विकसित हुई है कि नहीं हुई है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखते हैं बेटा, सेकंड क्या कह रहा है कि अनुपस्थिति विद्यार्थी को उसके छूटे कार्य के लिए, ठीक है, सहायता देना, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि भैया कि जो विद्यार्थी नहीं आया है उसके लिए क्या ये उद्देश्य है कि उसको सहायता प्रदान करना, ठीक है। नहीं बेटा, ये उद्देश्य नहीं है गृहकार देने का कि तुम उसको। छात्रों को यह सिखाना कि पत्र कैसे लिखते हैं, ये भी गलत है। छात्रों के लिए गणितीय संरचना में वृद्धि करना, ये सही है, यानी पहला सही है बेटा और चौथा सही है। तो क्या बनेगा? ऑप्शन हमारा सी बनेगा। क्या बनेगा बेटा? सी ऑप्शन बनेगा। यहां तक समझ में आया? प्रियंका, नीतू, हाँ, जीएस बेटा, जया, हिमांशी, प्रहलाद। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। चलिए अब इस क्वेश्चन को बेटा पहले समझ लो अच्छे से। देखो, अगर आप इन क्वेश्चन से भागोगे बेटा तो सामना तो तुमको करना पड़ेगा। आज नहीं करोगे, कल नहीं करोगे, एग्जाम हॉल में जब ये क्वेश्चन आएंगे वहां तुम भाग नहीं सकते हैं। इससे बेटर है कि सर समस्याओं से भागने से बेटर है कि हम उनका सामना करें, ठीक है, तब जाकर बेटा काम बनेगा। क्योंकि प्रॉब्लम को छोड़ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम को फेस करना उसका सॉल्यूशन है। ऐसे क्वेश्चन को तुम समझ लो। देखो
क्या कह रहा है कि ठीक है, व्यकलन का मतलब होता है घटाव, ठीक है, यानी सब्ट्रैक्शन। चल, व्यकलन की एक समस्या है। क्या समस्या है कि 400 में से कितने को माइनस करना है बेटा? 400 में से 45 माइनस करना है, ठीक है, 45 माइनस करना है, यानी 400 में से 45 माइनस करना है। कि सामने रखने पर एक विद्यार्थी ने कहा यदि वो 40 होता, मतलब वो क्या कह रहा है कि अगर 40 होता तो मैं इसको ऐसे माइनस कर देता। कैसे माइनस कर? तो उत्तर 60 होगा। क्या कहा उसने? कहा कि अगर 40 होता तो उत्तर क्या होगा? 60 होगा, परंतु 45 से इसलिए उसने क्या किया? देखो अब उसने क्या किया, उसने 400 में से 45 को माइनस नहीं किया, 40 को माइनस नहीं किया, उसने क्या किया? देखो उसने क्या किया, 100 में से, ठीक है, 100 में से 45 माइनस कर दिए। तो 100 में से 45 माइनस करेगा तो कितना आया? 55 आया। देखो 55 मिला। दूसरी बात, 200 में से कितना माइनस कर दिया? 200 में से 45 माइनस कर दिया तो कितना आया बेटा? 155 आ गया, आया 155। तीसरे में, ठीक है, 300 में से बेटा कितना माइनस कर दिया? 300 में से 45 माइनस कर दिया तो बेटा कितना आया? 255 आया। 400 में से बेटा कितना माइनस कर दिया? 45 कर दिया तो कितना आया बेटा? ठीक है, कितना आ गया? 355 आ गया। कितना आ गया? 355 आ गया, ठीक है। उसने ऐसे निकाला, इस तरीके से उसने निकाला, इस मेथड से उसने आंसर निकाला है। सबसे पहला पॉइंट, क्या ये मेथड गलत है? गलत उत्तर कहां है बेटा? सही आंसर आया है। क्या ये करने का तरीका गलत है? नहीं है बेटा। क्या इसको रोक देना चाहिए, डिसएंकरेज करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए? नहीं, बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो जो गलत है वो तो पहले हट गया कि सर ये युक्ति गलत है, इस ऑप्शन को तो रेडी मत करो। आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि ये औपचारिक कलन विधि है और विद्यार्थी को गणितीय सोच क्या करती है कि गणितीय सोच प्रतिक्रिया को क्या करती है, ठीक है, प्रतिबिंबित करती है। ये कह रहा है ये व्यकलन पर आधारित इस समस्या को हल करने के लिए, इस युक्ति का उपयोग करने के लिए 0 अंक देना चाहिए बेटा। ये नेगेटिव है पॉजिटिव है? आपका सर नेगेटिव, अंक नहीं। हमें ये नहीं देना है कि हम पूरे अंक दें कि ना दें, हम ये देखें कि बच्चे को हमने जो कॉन्सेप्ट दिया है उस कॉन्सेप्ट को समझ पाया है कि नहीं समझ पाया है। हमें बच्चे को व्यकलन सिखाना था ना, सब्ट्रैक्शन, तो वो तो सीख गया ना। अब वो कैसे कर रहा है यार, उससे क्या मतलब है कि वो जोड़ के कर रहा है, घटा के कर रहा है, बच्चा सीख तो गया ना चीजों को, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। ये समस्या हल करने की हिट और ट्रायल अनुमानित युक्ति है, तो ये तो इसके लिए कोई गलत है। ऑप्शन क्या बनेगा बेटा? हमारा बी बनेगा कि उसने भाई, कलन का मतलब होता है बेटा सिस्टम फॉलो किया, एक बाई स्टेप बाय स्टेप किया, ठीक है। तो इसको क्या बढ़ाना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन है। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो आ जाओ। क्या कह रहा है, निहाल को गणित की परीक्षा में कितने परसेंटेज मिले बेटा? कितने परसेंटेज मिले हैं बेटा? कितने परसेंटेज मिले हैं? तो उसको 78 परसेंटेज मिले हैं। यह किस प्रकार का परीक्षण है? क्या ये डायग्नोस्टिक परीक्षण है? पहले तो इसको हटा दो। क्या ये एप्टीट्यूड परीक्षण है? इसको भी हटा दो। सब दो तो हट गए, अब बचे हमारे सामने दो। अब मैं आपको दोनों जरा बेटा समझा देता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि भैया ये किस प्रकार का परीक्षण है, ठीक है, तब जाकर आपको समझ में आएगा। देखो यहां पर आप समझिएगा, यहां पर जो आप देख रहे हैं बेटा, ये जो लिखा है ना मानक संदर्भ, देखो मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है, कि परीक्षण 2 प्रकार के। देखिएगा परीक्षण के प्रकार समझ, जिनको नहीं पता है बेटा समझ लो। मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण एक ऐसा परीक्षण होता है जिसमें विद्यार्थियों को, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान तैयार किया जाता है, जिसके मानक पहले से ही डिसाइड हो जाते हैं, जिसकी समय सीमा पहले से डिसाइड होती है और सभी के लिए एक समान होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए सीटेट का जो एग्जाम है वो कौन सा एग्जाम है? सीटेट का एग्जाम एक मानकीकृत परीक्षा है कि जिसके समय सीमा, स्थान, क्वेश्चन सब कुछ पहले से ही डिसाइड है कि 150 क्वेश्चन आएंगे, इतने समय होगा, इतने घंटे का है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ पहले से ही है। ये क्या कहलाता है? स्टैंडर्डाइज। सभी के लिए एक जैसा होगा, किसी के लिए स्पेशल नहीं है कि आपको कम आएगा इसके लिए ज्यादा आएगा। ये एक मानकीकृत परीक्षण है। अब मानकीकृत परीक्षण के भी बेटा 2 प्रकार होते हैं, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है मानदंड संदर्भित, मानदंड संदर्भित, और एक होता है बेटा मानक संदर्भित।
मानक संदर्भ। बेटा समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार आपको परेशान करेगा ये। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राइटेरियन टेस्ट कहा जाता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, रेफरेंस टेस्ट। इसको कहते हैं बेटा नॉर्म टेस्ट कहा जाता है। अब सुन लो बेटा, एक समझ लो, मानक संदर्भित का मतलब होता है कि एक मानक क्या कर दिया जाता है बेटा, फिक्स कर दिया जाता है, एक मापदंड निर्धारित कर दिया जाता है कि पास होने के लिए 33 अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए पास के लिए? कितना चाहिए बेटा? पास के लिए 33 अंक चाहिए। ये कैसा परीक्षण है? ये मानदंड है कि सर मानदंड लगा है। मानदंड में क्या होता है, जैसे हमने कहा कि सीटेट में क्वालिफाई के लिए 90 मार्क्स चाहिए, यानी कितने अंक चाहिए, पास के लिए कितना चाहिए। तो बेटा ये कैसा परीक्षण है? कैसा परीक्षण है सर? ये जो परीक्षण है, ये परीक्षण कैसा परीक्षण है? ये क्राइटेरियन परीक्षण है, समझिएगा, मानदंड परीक्षण कहलाता है। अब समझिएगा कि सर मानक क्या होता है। मानक का मतलब होता है एक समूह में से जो उसको अंक प्रदान किए जाते हैं, एक समूह में से उसको जो अंक दिए जाते हैं बेटा, एक समूह में से जो उसको अंक दिए जाते हैं। अब ये बताओ इसके परसेंटेज किसमें से 78% आए? एक समूह होगा ना उनका कि इतने लोगों में से इस बच्चे के इतने परसेंटेज बने हैं, तो ये कैसा परीक्षण होगा बेटा? ये मानक कहलाएगा। यानी कि भैया इस क्लास में 100 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं, उन 40 बच्चों में निहाल के 80% आए हैं। कितने आए हैं? 80% आए हैं। तो ये परीक्षण कौन सा परीक्षण माना जाएगा? ये नॉन रिफरेंट टेस्ट माना जाएगा, यानी कि मानक संदर्भित माना जाएगा। वो लोग क्या माना जाएगा? समझ में आ गया? एक बार कमेंट्स में लिख दो, नहीं आया बेटा फिर दोबारा समझा दूंगा। घर के टीचर है, कौन से बाहर के टीचर हैं? बोलो जल्दी से, जितने लोग जुड़े हैं एक बार कमेंट्स करो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मानू कुमार, हाँ, कहाँ से जुड़ा है बेटा? हाँ एक बार, हाँ, अन्नू कुमारी, अमृता चतुर्वेदी, नीतू, बेटा जितने लोग जुड़े हैं एक बार कह दो कि हाँ सर मुझे समझ में आ चुका है, ठीक है, कि ये कौन सा परीक्षण। गलती तो नहीं करोगे, ठीक है। मानदंड का मतलब सर एक क्राइटेरिया फिक्स हो जाए कि भैया सीटेट में पास के लिए 90 अंक चाहिए। ये कोई क्राइटेरिया थोड़ी है, परसेंटेज आए उसके 78%, तो ये कोई क्राइटेरिया थोड़ी लगा है। अगर ये कह देता 78% चाहिए पास के लिए, तो फिर क्या माना जाता? क्राइटेरियन माना जाता। समझ में आ गया? कोई डाउट यहां पर? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा। हाँ बस यही है बेटा, पढ़ाने का मतलब यही है, ठीक है, कि हम जो पढ़ा रहे हैं बेटा समझ में आना चाहिए। बाकी बेटा ये चीजें तो आप लोगों को, ठीक है, किताबों में भी मिल जाएंगी, ठीक है। प्रैक्टिस लगाना तो बेटा किताबों में लगा लो भाई। टीचर को के साथ प्रैक्टिस लगाने का मतलब ही क्या है कि सर समझ में ना आए, ठीक है, तो समझ लो इस चीज को। चलो आगे बढ़े। हाँ हाँ, प्रियंका वर्मा, राहुल कुमार, अजय कुमार, प्रीतम, तुम वही तो नहीं बेटा? प्रीतम प्यारे, हाँ चलो चलिए। हाँ ये रहा बेटा आपके सामने। ये कह रहा है कि त्रिआमी आकृतियों के, यानी बेटा जो 3D डायग्राम होते हैं, त्रिआमी मतलब होता है 3D आकृतियों की संकलात्मक मतलब कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बेटा, कॉन्सेप्ट के लिए, यानी कि कॉन्सेप्ट के विकास के लिए भाई जो 3D डायग्राम है उनको समझाने के लिए, उनका कॉन्सेप्ट के लिए, दर्शाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों का क्रम दिया गया है। लेकिन ये आकृतियों का क्या है? एक यादृच्छिक का क्रम है, मतलब ये रैंडमली तरीके से दे दिया गया। अब हमको क्या करना है? इनको क्रम से लगाना बेटा। ये कह रहा है कि ये एक रैंडमली दे दिए गए हैं, बट हमको क्या करना है? इनको क्रमिक करना है, यानी क्रम से रखना, बस ये देखना है, कुछ नहीं करना है, हमें इनको क्रम से रखना है। इन्होंने रैंडम दे दिया इनको, ठीक है, हमको बस इनको क्रम से लगाना है। समझ में आ गया? चलो, तो ये 4 जो है बेटा वो रैंडम तरीके से दी गई हैं, बस आपको इनको क्रम से लगाना है, तो ये रैंडम तरीके से है। अच्छा, सबसे पहले उठाओ बेटा, किस चीज को पकड़ोगे, किस चीज को, वही आपके लिए आंसर बनेगा। अच्छा ये बताओ, 2 आकृतियों की तुलना करना, पहचानना उनमें क्या समानता और असमानता है। ये कह रहा है खेलने वाली चिकनी मिट्टी के त्रिआमी आकृतियों की रचना करना। तो पहला हम कहेंगे कि जो बच्चा जो खेल रहा है जिनसे, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट बनेगा, राइट।
जाल में प्रयोग आकृतियां बनाना। ठीक है, पहला पॉइंट कौन सा बनेगा सर? पहला हमारा सेकंड बनना है। ठीक है, कौन सा बनना है सर? पहला हमारा सेकंड बनना है। चलो हमने सेकंड उठा लिया कि भाई फर्स्ट नंबर पर ये बनना है कि पहला तो हम ये करेंगे कि खेलने वाली जो बर्तन है, ठीक है, जो चीजें हैं, उन्हीं से शुरुआत करना चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है। आगे कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट पर इधर कि ज्यामितीय उपकरण जैसे कि प्रकार, रेखनी, रूलर का प्रयोग करना है। अब आता है हमारे सामने, क्या बेटा हम सीधा इसका रूलर का यूज करें? नहीं, हम क्या करेंगे कि पहले मिट्टी के बर्तन उठाएंगे, फिर उनकी आपस में तुलना करेंगे बेटा। फिर क्या करेंगे? हम कंपैरिजन करेंगे। फिर क्या करेंगे बेटा? हम आपस में तुलना करेंगे। तो यानी कि सर सेकंड फर्स्ट आया, यानी कि सेकंड को हमने पहले स्थान पर ले लिया, तो दूसरे पर हमने ये ले लिया। अब देखो, आप जब इतना आप सॉल्व कर लेना, तो एक बार ऑप्शन पर नजर मारा करो, वो आपकी हेल्प करेंगे बहुत। क्या करेंगे कि सर दूसरे के बाद पहला जो आ रहा है वो ऑप्शन सही होगा। बी कट गया, ये कट गया। अब देखो, पहले ऑप्शन पे या तो तीसरा आएगा, या अब तीसरा या चौथा आपको देखना है। अब आप तुलना करो, जाल के प्रयोग की आकृतियां बनाना और ज्यामितीय उपकरण जैसे कि प्रकार, ठीक है, रूलर का प्रयोग करना। तो अब हम क्या करेंगे कि जाल के आकृतियां बनाएंगे ना, फिर हम क्या करेंगे? इन रूलर का यूज करेंगे उसको मापने के लिए। तो फिर आकृतियां बनाएंगे, तो हमारा ऑप्शन लिए क्या होगा? तीसरा हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या बनेगा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। ठीक है, चलो। हाँ बेटा, ये हमारा एक पेपर सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब आ जाएगा 28 दिसंबर पर आते हैं बेटा। आ जाओ, 28 दिसंबर सॉल्व करते हैं। हाँ, आ गया बेटा भाई। जॉर्ज पोल्या का कथन आ चुका है, और जॉर्ज पोल्या को मत भूलिएगा। 28वां बेटा, मैंने एक दिन क्लास ली थी और मैंने आपको बताया था, याद है मेरी क्लास? मैंने आपको इसके चरण आपको लिखवाए थे। जितने लोग जुड़े हैं कि हाँ सर आपने हमको बिल्कुल विस्तार तरीके से इसके बारे में बताया, तो चलो। तो जॉर्ज पोल्या ने समस्या समाधान विधि के जो चरण दिए हैं, उन चरणों